अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो हेल्थ 21 जो कि है ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से। जिस तरह से आपको पता है कि मौसम ऐसा चल रहा है और आप देखें तो हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। आपके घर में भी यकीनन जैसे मेरी फैमिली में दोस्त बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि बीमार हैं। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है वो है मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियाँ। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शोभा लक्ष्मी। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल्स तो इतने भरे पड़े हुए हैं और आप अगर घर जाते हैं सुबह अपनी पूरी फैमिली को बिल्कुल ठीक छोड़ के जाते हैं और जब आप रात को आते हैं तो आपको पता चलता है कि एक दो लोग तो बीमार हैं। और ये जो मच्छर है, आप सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो बात की जाती है अमूमन हम लोग ये सुनते हैं, पहले तो इस तरह की बातें कभी नहीं सुनी गई, अब हम सुनते हैं साफ़ पानी का मच्छर और गंदे पानी का मच्छर। ये क्या चीज़ है? देखिए, एक मच्छर वो होता है जो गंदे पानी पे होता है, जो कि स्टैग्नेंट वाटर, वो पानी जो रुका हुआ होता है उस पर होता है, जो यूजुअली बारिश के बाद होता है। एक मच्छर वो होता है जो कि स्टोर वाला जो पानी होता है, जैसे टैंक्स में पानी हो गया, वाटर टैंक्स में पानी हो गया, या आपके जो है वो घर में आप जो स्टोर करते हैं पानी, उसमें जो पानी होता है वो साफ़ पानी होता है। एक उस पर मच्छर होता है। दोनों इकसाम के मच्छर बीमारियाँ करते हैं। तो दोनों इकसाम के जो मच्छर हैं उसमें क्या जो साफ़ पानी के ऊपर बैठता है मच्छर वो ज़्यादा ख़तरनाक है? वो जो काटता है आपको, जो इन्फेक्शन होता है, आप बीमार होते हैं, क्या वो ज़्यादा तकलीफ दे होता है? देखिए, मच्छर, सारे मच्छर जो भी मच्छर हैं वो बीमारियां फैलाते हैं। एक गंदे पानी का मच्छर, या जैसे हम कहते हैं इनोफिलस मस्कीटो, ये फैलाता है मलेरिया। बुखार उसमें भी होता है, सर्दी के साथ बुखार होता है, मतली की कैफियत होती है। आपके अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो लोग जो है उनके कॉन्शियस जा सकता है, वो कोमा में जा सकते हैं, उनका गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा? हाँ, और सर्दी के साथ बहुत शिद्दत के साथ बुखार होता है। इसी तरह से ये जो डिज़ीज़ है वो एक पैरासिटिक डिज़ीज़ है। जो साफ़ पानी का मच्छर है वो डेंगू, जो कि एक वायरल डिज़ीज़ है, और चिकनगुनिया, उसमें फिर आपको बुखार होता है, आपके जिस्म में सफ़ेद खलिए कम हो जाते हैं, आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और चिकनगुनिया में बुखार के साथ आपके जोड़ों में दर्द होता है। अच्छा, ये जो चिकनगुनिया है ये भी मच्छर से होता है? ये भी मच्छर से होता है। ओह माय गॉड। और चिकनगुनिया तो आज से डॉक्टर साहब बताना चाहूँगी कि आज से 2 साल पहले मुझे चिकनगुनिया हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी बुखार से मैंने तौबा की है तो वो चिकनगुनिया का था। शदीद दर्द होता है, शदीद तकलीफ टांगों में, जोड़ों में। जो लोग कमोड यूज़ करते हैं शायद उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो, जो कमोड यूज़ नहीं करते वो उनके लिए वॉशरूम यूज़ करना भी बहुत मुश्किल है। और डे टू डे की एक्टिविटीज़ एक चैलेंज बन जाती है कि किस तरह से। सो ये कहना कि कौन सी बीमारी ख़तरनाक है, कौन सी बीमारी ख़तरनाक नहीं है, देखिए बीमारी हर चीज़ बुरी होती है और हर बीमारी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लोग डेंगू की वजह से भी अमवात होती है, तो मलेरिया की वजह से भी होती है। चिकनगुनिया की वजह से मौत नहीं होती है, लेकिन डिसेबिलिटी कि आदमी काम ही ना कर सकते, और बहुत सारे लोग 6-6 महीने तक सही फील नहीं करते कि वो अपनी नॉर्मल रूटीन की एक्टिविटी कर सकें। तो बीमारी तो हर कोई बुरी ही है ना। तो मतलब ये कहना कि कौन सा मच्छर अच्छा है, सवाल हमारे ये होना चाहिए कि हम मच्छरों से अपने आप को बचाएं, किस तरह से बचाएं ताकि हमें ये बीमारी जो है ना लगे। तो इस तरह से कि एक तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है सफाई सुथराई। जहाँ भी गंदगी होगी वहाँ मच्छर फैलेगा। घर में आप क्लीन करें, अपने पानी को जमा ना होने दें। जैसे पौधे भी रखे हुए हैं तो उसमें पानी जमा हो जाता है, उसको क्लीन करें। घर में स्टोरेज है पानी का तो उसको अच्छी तरह से कवर करें। और आप जो है टैंक्स वगैरह को भी कवर करें। घर से बाहर अगर आप सुबह और शाम के टाइम भी जाते हैं तो आप मच्छर से भगाने वाली जो दवाएं हैं वो लगा के जाएं। घर में फुल आस्तीन के कपड़े पहने बाहर जाएं तो कोशिश करें डार्क कलर्स ना पहने जिसमें मच्छर अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ब्लैक। और इसी तरह से जो है घर में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। या रात में जो लोग गर्मियों में बाहर सोते हैं, अक्सर इलाकों में लाइट नहीं है तो लोगों के लिए ऑप्शन नहीं होता, तो मच्छरदानी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको मच्छर के काटने से बचा सकती है। तो आपने अपने आप को एक्चुअली प्रोटेक्ट करना है विद क्लीनिनेस, सफाई के साथ। आपने अपने सेहत का ख्याल रखना है, अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। आपने एहतियात करनी है कि मच्छर आपको ना काटे, और घर को इस तरह से प्रूव करें या बाहर सोएं तो मच्छरदानी। डॉक्टर साहिबा, मैं इसी एक सवाल के साथ ब्रेक पे जाऊंगी और फिर आके जवाब लूँगी। ये तो घर के अंदर हमने सारी एहतियाती तदाबीर कर ली है। मेरा शहर कराची कितना गंदा है, उससे कैसे बचेंगे? हर गली में कचरा, कीचड़, गंदा पानी, मच्छर, घर को क्या पूरा पैक कर देंगे? इसका जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद लूँगी। ब्रेक आ गई। जी नाज़रीन, लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से ये जो होता है हेल्थ 21 वो, और उसमें जो अब जिस तरह से चिकनगुनिया और ये तमाम तर चीज़ें और इतनी शदीद तकलीफ़, और उसके साथ साथ जिस तरह से आपको पता है कि गर्मी भी कराची में बहुत ज़्यादा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर साहब पहली बार इतनी गर्मी कराची में पड़ी है कि कुछ काम हो ही नहीं पा रहा। आप अगर अपने घर से निकलते एसी वाली अगर गाड़ी में आप बैठते हैं और जहां आपने उतर के अगर 1 मिनट का भी है ना फासला, तो वो 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त हो पा रहा, तो लोग वैसे गर्मी से परेशान हैं और फिर साथ ये सारी चीज़ें। अच्छा, लास्ट में ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि घर को तो हम पैक कर दें, हम सारी चीज़ें कर लें, हम जब बाहर जाते हैं बच्चे होते हैं मासूम, वो भी साथ जा रहे होते हैं। कराची का हाल तो आपने देखा है कि कराची किस कदर गंदा हुआ है, कचरा आपको गलियों में नज़र आ रहा होता है, गंदगी, कीचड़, सीवरेज का सिस्टम यहाँ पे ठीक नहीं है। तो फिर किस तरह से ये तो एक ऊपर की सतह पे पूरा प्रॉपर काम हो तो आवाम बच सकती है। लेकिन देखें कहीं ना कहीं क्लीनिनेस हमारी भी जिम्मेदारी है। हमारे अक्सर लोग भाई कचरा घर से बाहर तो फेंकते हैं, लेकिन वो बाहर रोड पे फेंकते हैं, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करते। ये तो ये तो है। अपनी भी जिम्मेदारी है ना। पानी कहीं गिर गया तो उसको साफ नहीं करना। बारिश का पानी महीनों जमा रहता है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है और ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन घर से बाहर कचरा फेंक देना कि कोई और उठाए, गाड़ी से बाहर कचरा फेंक देना, ये तो हमारे अपने कंट्रोल में है। ये तो बल्कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। घर को हाँ। घर में अगर आप घर को साफ रखते हैं तो आपका काम है गली को भी साफ रखें। आप जो है गटर लाइन को चोक कर देते हैं कचरे से, ये कहाँ से, मतलब ये तो चीज़ें हमें भी थोड़ी बहुत देखना हाँ, आप जो है पानी का स्टोरेज करते हैं तो वो भले अगर ज़रूरत नहीं भी है तो वो स्टोर खुला का खुला पड़ा हुआ होता है, उसको आप कवर नहीं करते, ये तो आपके अपने हाथ में है। जहाँ पानी जमा होता है, ठीक है, उसको अगर गटर लाइन खुली भी हो उसको आप चौक ना करें तो वो पानी ड्रेन हो जाएगा, वो जमा होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं होगा, लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं करते। तो सिर्फ गवर्नमेंट को जिम्मेदार देना, हम खुद भी बेसिकली अपने आप को जो है वो साफ़ सुथरा हम खुद भी नहीं हैं। जब हम खुद साफ़ सुथरे होंगे तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को पुश करेंगे तो गवर्नमेंट भी काम करेगी। दूसरा, मैंने आपको बताया कि घर से बाहर जाते हुए कुछ एहतियात तो हम भी कर सकते हैं ना, जैसे मच्छर भगाने वाले जो लोशंस आते हैं आप वो लगा के जाएं, आप फुल आस्तीन के कपड़े पहन के जाएं, आप अपने आप को कवर करके जाएं, तो आप काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो आप पे खुद भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अपनी हेल्थ की। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम अगर मलेरिया के ट्रीटमेंट पे आ जाएं, असल में रोड शो भी करती हूँ तो मेरे एरिया जो है ना काफ़ी सारे जहन में है। आपने जैसी बात की ना कि कचरा जो है हम फेंक देते, तो मुझे अचानक एक जहन में आया कि मैंने एक शो किया था, वहाँ नाम एक था गली का, मशहूर था बड़ा, गंदी गली, और वो मैं सुनती रहती थी। जिस दिन मैं शो करने गई हूँ तो वो वाकई गंदी गली थी, 6-6 फुट कचरा था उस गली में, 6 फुट कचरा, और वो कहीं बाहर से नहीं आया हुआ था, वहीं फ्लैट से ऊपर से लोगों के गेट जो है वो पैक हो चुके थे, वो अगले सामने फ्रंट वाले गेट से जा रहे थे। तो कुछ चीज़ें तो हमें भी देखनी है। खैर, मलेरिया जो है उसका ट्रीटमेंट किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आपको पता है हम वो लोग हैं जो, मैंने आपसे स्टार्ट में एक सवाल किया गंदे पानी का मच्छर और साफ़ पानी का मच्छर, वो मकसद यही था कि हमें अवेयरनेस नहीं है। हमसे ये बात की जाती है कि जो साफ़ पानी का मच्छर होता है ना, वो जब काट लेना तो वो बड़ा ख़तरनाक होता है। हमने वही चीज़ें थोड़ी सी साइड पर रखनी है, लोगों को अवेयरनेस देनी है कि ट्रीटमेंट किस तरह से लेना है, अगर आपको मलेरिया हो जाता है उसके लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए, चिकनगुनिया का थोड़ा सा अब हम इस पर बात करते हैं। सो देखिए, अगर आपको बुखार हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है साथ में, तो सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर मलेरिया का टेस्ट करता है। मलेरिया का टेस्ट जो है वो बहुत ही चीप सा होता है और 200 से 300 रुपए का है, और इमीडिएट उसका रिजल्ट आ जाता है। एक घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। हर बुखार का इलाज एंटीबायोटिक नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों का पहला रिफ्लेक्स ये होता है कि बुखार हुआ, कुछ नहीं तो पड़ोस की जो मेडिकल स्टोर है उसी के पास जाके एंटीबायोटिक लेंगे। यहाँ माजरत के साथ एक बात मैं और भी तो कहूँगी, हमारी गली के कोने पे जो होते हैं डॉक्टर, वो भी तो टेस्ट नहीं करते और फौरन चेक करते हैं और वो मेडिसिन आपको दे देते हैं। सो ये सबसे ज़रूरी मतलब अहम बात है कि डेंगू चिकनगुनिया वायरल इन्फेक्शन है, उसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हाँ, डेंगू में, चिकनगुनिया में। दूसरा, मलेरिया जो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, एक किस्म का जरासीम है, उस पर भी एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है।
उसमें भी आपको एंटी मलेरियल जो कि मलेरिया के अगेंस्ट दवा होती है वो लेनी होती है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर को भी, जो मेरे डॉक्टर जो कि जनरल प्रैक्टिशनर बैठे हैं, मैं उनको भी ये मैसेज दूंगी कि सबसे पहले आप एंटीबायोटिक ना लिखा करें, मरीज़ को चेक करें। मलेरिया के साइंस होंगे तो उसको फीवर सर्दी के साथ आएगा, उसको वॉमिटिंग होगी, और अगर उसको डेंगू है तो उसको फीवर के साथ कभी कभी रैश नज़र आ जाता है। अच्छा। और इसी तरह से चिकनगुनिया में वो फीवर और जोड़ों के दर्द के साथ रहता है। वो इस तरह से जो जैसे जाड़े लगने वाला बुखार चिकनगुनिया में अमूमन नहीं होता। तो ये उसके डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह आजकल जैसे मौसम है और जिस तरह की गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और लोग बाहर का भी खाना खा रहे हैं, तो टाइफाइड भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन इसके लिए आप जिस भी के एंटीबायोटिक होते हैं उससे बेहतर है कि आप उनका एक टेस्ट करा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मलेरिया का रिजल्ट जो है आपके उसी वक्त जो है आ जाता है, कोई बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट भी नहीं है। इसी तरह डेंगू का टेस्ट भी आप करा रहे हैं तो उसी वक्त आपके पास रिजल्ट आ जाएगी। एक सिंपल सा टेस्ट होता है CBC, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये डेंगू है या ये मलेरिया है जी। डेंगू का स्पेसिफिक टेस्ट है। इसी तरह एक टेस्ट होता है ब्लड कल्चर जो कि टाइफाइड के लिए होता है। तो सबसे पहले तो टेस्टिंग करें। अगर बुखार, यूजुअली चिकनगुनिया और डेंगू में आपको सिर्फ जो है वो हाइड्रेशन, इसका मतलब पानी और पैरासीटामोल की ज़रूरत होती है और किसी दवा की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से अगर मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसमें एंटी मलेरियल की ज़रूरत होती है। सो बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर्स भी इस चीज़ पे ध्यान दें। फर्स्ट जो है मरीज़ को पहले उसकी जांच करें, उसको देखें उसका मरीज़ क्या है, क्या डायग्नोसिस सही बनाए, और फिर उसके बाद उसको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लिख के दें। सो मैसेज सिर्फ पब्लिक के लिए नहीं है, मैसेज हमारे डॉक्टर्स के रात के लिए भी है। सो हेल्थ, देखें हेल्थ हम सबकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर हो रहा है, आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे कहें कि एंटीबायोटिक लिखने से पहले मेरा टेस्ट करो, और उससे पूछें कि आपको वो क्या लगता है उसको, कि मुझे क्या है, मुझे मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, या क्या उसको और कोई बीमारी है। तो ये एवेल्यूएशन जो टेस्टिंग है, मरीज़ को टाइम देना और उसकी तशखीस सही करना, ये बहुत अहम है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हो जाए ऐसा कि अब कोई डॉक्टर जो है आप चले गए उसके पास और उसने फ़ौरन से आपको दवाइयाँ लिख के दे दी, आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं और उसके साथ साथ पता चला बाद में आपको कि भाई ये तो आपको चिकनगुनिया है या ये आपको जो है वो डेंगू है और आपने एंटीबायोटिक ले ली है, तो फिर सूरत हाल क्या हो जाती है? थोड़ा सा उस हवाले से भी बताएं। आवाम को ये भी पता चलना चाहिए कि ये मेडिसिन अगर इस तरह से आपको डेंगू है या चिकनगुनिया और ये मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो फिर उसके बाद किन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। मैंने कहा आपको बताया कि ये दोनों वायरल डिजीजेज है, तो इसमें एंटीबायोटिक का रोल ही नहीं है। ये खुद ब खुद 5 से 6 दिन में, यूजुअली डेंगू का बुखार 4 से 5 दिन में खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। ठीक। इसी तरह से चिकनगुनिया का फीवर उतर जाता है, लेकिन जॉइंट पेन्स कभी कभी रहते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक इस बुखार को कम नहीं करती है, ये खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। एंटीबायोटिक अगर आप अननेसेसरी रहते हैं तो उसका जो प्रॉब्लम होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब है कि अगर आपने आज एक एंटीबायोटिक ली, अगर आपको कल को कोई और इन्फेक्शन होगा तो हो सकता है कि उस बैक्टीरिया में पे ये एंटीबायोटिक काम ना करे। और इसी तरह से आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक को लूज़ कर देते हैं, बिकॉज क्योंकि हम एंटीबायोटिक इतनी यूज़ करते हैं इन इन्फेक्शंस पे, फिर ये एंटीबायोटिक जो कि ओरल एंटीबायोटिक जो कि मुंह से लेते हैं वो असर नहीं करती और हमें फिर IV एंटीबायोटिक देनी पड़ती है। तो इसलिए एंटीबायोटिक बहुत कीमती किस्म की दवाएं हैं जो कि बेजा लेने की वजह से आपके अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है। रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि एंटीबायोटिक अगर आप कभी और इन्फेक्शन हुआ तो उस पर हो सकता है वो जो एंटीबायोटिक आप जो मुंह से ले रहे थे वो उस पर असर ना करे और आपको जो है वो फिर IV के देना है। और हो सकता है बाज़ दफ़ा ऐसे भी इन्फेक्शन होते हैं जिस पे ये IV एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं करती। अच्छा। तो बहुत ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक बहुत सोच समझ के ली जाए। हर इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक ज़रूरी नहीं होती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि अगर एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो 2 दिन ली और फिर ये कहा कि अच्छा मैं ठीक हो गई हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, अब क्या ज़रूरत है इतनी मेडिसिन लेने की? तो पूरा कोर्स करना लाजमी होता है, ना करें बीच में रोक दें तो फिर क्या सिस्टम, थोड़ा सा ही बताइएगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती तो फिर उसमें भी फिर वही रेजिस्टेंस के बाद में अगर आपको इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी। दूसरा ये है कि आपकी जो मतलब एक तो आपकी डिजीज़ थोड़ी कंट्रोल ही वो दोबारा भी हो सकती है। सो बहुत ज़रूरी है सही दवा सही टाइम पे
और सही ड्यूरेशन के लिए दी जाए। तो आपको जो डोज कहा जा रहा है ना, डॉक्टर ने कहा कि आपको 3 दफ़ा डोज देना है, आप अपनी मर्जी से 2 दफ़ा डोज ले रहे हैं। इसी तरह से उसने आपको कहा 5 दफ़ा, तो आप 3 दिन लेके अब बेहतर हो गए तो बंद हो गए। तो इस तरह से बिल्कुल भी एंटीबायोटिक्स इन दवाओं के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। राइट डोज एंड राइट ड्यूरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहबा, अमूमन हमने जो चीज़ सुनी है कि जब भी आपको टाइफाइड होता है तो आपने वैसे तो हर बुखार में ये कहा जाता है कि हल्की ग़िज़ा खाएं, पर टाइफाइड में ये कहा जाता है कि जब आपको वो हो जाए तो फिर आपने रोटी नहीं खानी, फिर सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। थोड़ा इस हवाले से इसलिए पूछेंगी कि अभी मैंने देखा काफ़ी लोगों को टाइफाइड हुआ है और वो मैंने जब उनसे पूछा क्या खाया था, वो बस ईद गुजरी है तो थोड़ा सा बस आधी रोटी के साथ गोश्त खा लिया था। तो मैंने कहा मैंने तो हमेशा ये चीज़ें सुनी है, आज इस पर भी थोड़ा सा डॉक्टर साहब। हाँ, तो ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। रोटी खाने से टाइफाइड बिगड़ जाता है, रोटी खाने से टाइफाइड नहीं बिगड़ता है। अच्छा। टाइफाइड एक्चुअली एक किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आप अगर साफ़ सुथरा खाना ना खाएं या पानी सही ना ही हो तो उसको मतलब पानी अगर उबाल के ना पिएं या उसमें बैक्टीरिया तो उसकी वजह से आपको लगता है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पानी जो है वो साफ़ सुथरा उबाल के पिएँ और उसके अलावा जो है आप खाना जो है वो साफ़ सुथरा पका हुआ हो। जैसे अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से भुना हुआ, अच्छी तरह से पका हुआ होना चाहिए। चिकन सही तरह से पका हुआ होना चाहिए। अगर आप सब्जियां या फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके धो के खाएँ। और अक्सर हमने देखा है कि जो ठेले पे खाना होता है, मैं उनके लिए कहते नहीं, लेकिन यहाँ ठेला होता है और यहाँ गटर लाइन डल रही होती है, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ज़्यादा होता है। फिर इसी तरह से क्योंकि गर्मी में खाना, आजकल गर्म मौसम में खाना बिल्कुल लाइक घंटों घंटों बाहर पड़ा हुआ होता है, तो उसमें ये भी होता है कि आप में उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो वो एक इन्फेक्शन का रिस्क बन सकते हैं। सो आपने फ्रेश पका हुआ साफ़ सुथरा खाना, घर का खाना और पानी जो है वो बॉईल करके ले लें। मैं किसी मिनरल वाटर की प्रोडक्ट को इंडोर्स नहीं करूँगी क्योंकि देखें वो बहुत सारे लोगों की बहुत से बाहर होते हैं, लेकिन पानी को उबाल के छान के आप पी सकते हैं। सो दैट्स द वे टू गो। इस तरीके से आप अपने आप को बचा सकते हैं बीमारी से। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना कीमती टाइम दिया और बहुत सारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिया। यकीनन हमारे देखने वालों को उनको काफ़ी चीज़ें जो है आज क्लियर हुई होंगी। आज का शो भी यकीनन आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।